हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डू प्लस। और मैं हूँ नवनाथ। आज हम आपको कुछ वीडियो फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं जिसका यूज़ आपको यूपीएससी और ऑल पीसीएस एग्ज़ाम में होने वाला है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की बुक को आज आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आइए हम देखते हैं। अतीत के बारे में हम और क्या जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, कौन से घरों में रहते थे। इससे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। और देखिए, आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों यानी कि किसानों के बारे में जानकर, शासकों के बारे में जानकर, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकर हम अतीत में जाकर उनके बारे में जान सकते हैं। उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कहानियाँ, नाटक और गीत गाते थे, उससे भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, लोग कहाँ रहते थे। अब इस मैप को जरा देखिए, इसमें नर्मदा नदी देखिए, ये रही नर्मदा नदी मध्य भारत में। अब कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं, कई लाख वर्षों से। आरंभिक में कुछ लोग कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों से जड़ों, फूलों तथा अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे। वे जानवरों का शिकार और आखेट भी करते थे। देखिए, ये नर्मदा नदी मध्य भारत में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते। लगभग 8000 वर्ष पूर्व नॉर्थ वेस्ट की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के कुछ स्थानों पर स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब ये नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ का है, देखिए मैप में। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर बनाते, नेचुरल बॉर्डर बनाते। ये रही किरथर पहाड़ियाँ और यहाँ पर है सुलेमान पहाड़ियाँ, आप देख सकते हैं मैप में। चलिए, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ तथा नॉर्थ ईस्ट में गारो पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में भी कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे विंध्य है, विंध्य की पहाड़ियाँ, और नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स, वहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। इस विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल का उपजाया गया, चावल को। लगभग 4700 वर्ष पूर्व 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जो सिंधु नदी यहाँ से बहकर पाकिस्तान से होकर अरब के सागर में गिरती है, इसके आसपास ही कुछ आरंभिक नगर फले फूले। लगभग 2000 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में भी नगरों का विकास हुआ। यहाँ से ही इंडिया से गंगा नदी निकलती है और बांग्लादेश से होकर आगे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। उसके भी आसपास में और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। चलो, अब यात्राएं देखते हैं। वो लोग यात्राएं कैसे करते थे, क्यों करते थे, देखते। लोगों ने हमेशा ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने यात्राएं की, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान,
नदियाँ, समुद्र की वजह से यह यात्राएं जोखिम भरी होती थी। निम्नलिखित कारणों के लिए लोग यात्राएं करते थे। अब कुछ कारण देखते हैं, जैसे कि काम की तलाश हो, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आए हो, सेनाओं का परिचालन हो, व्यापार के लिए भी जा सकते थे, धार्मिक गुरु जो शिक्षा और सलाह देते थे, इस वजह से भी यात्राएं करते थे लोग। और कुछ रोचक स्थानों की खोज करने के लिए भी यात्राएं की जाती थी। देखिए, इन यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला। ये जो यात्राएं लोग करते थे, इनसे एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका भी मिलता था। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। जो हमारी भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसे भी इस यात्राओं ने बहुत ही समृद्ध किया है। चलिए देखते हैं हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। हमारे देश को प्रायः इंडिया तथा भारत कहा जाता है। चलिए इंडिया नाम कैसे पड़ा है देखते हैं आज। इंडस, इससे निकला ये शब्द। संस्कृत में इसे सिंधु कहते हैं, सिंधु। लगभग 2500 वर्ष पूर्व नॉर्थ वेस्ट से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस और हिंदोस, ये दोनों में से एक वर्ड कहा है। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहते थे। चलिए अब भारत नाम कैसे पड़ा ये देखते हैं। इस भारत नाम का प्रयोग नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले एक समूह के लिए किया गया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद जो 3500 वर्ष पुराना है। चलिए आगे देखते हैं अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए कुछ और भी उसके मार्ग है, देखते हैं। पहला है पांडुलिपि, और दूसरा अभिलेखों से भी हम जान सकते हैं, और कुछ अन्य वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम पांडुलिपि। ये हाथ से बनी पुस्तक होती है, जिसे अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और लैटिन में मेन्यू का अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ, जो हाथ से लिखते थे। ये जो पांडुलिपियां है, ये ताड़पत्रों अथवा भोजपत्र। भोजपत्र क्या है? ये हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की एक छाल है, उस पर लिखे मिलते हैं। भुर्ज नामक छाल ये प्रायः मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इसका उपयोग धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चाएं, राजाओं के जीवन, औषधियाँ और विज्ञान के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, जैसे महाभारत, रामायण हो, नाटक और कविताएं भी इस पर लिखी मिली है। इनमें से कई तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल में लिखी मिली है। यहाँ पर इमेज में हम देख सकते हैं, ये रहा, ये भुर्ज पत्र है और इसके ऊपर एक पांडुलिपि लिखी गई है। चलिए आगे देखते। अभिलेख, यहाँ पर एक अभिलेख का चित्र दिखाया गया है। धातु या पत्थर जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर यह उत्कीर्ण लेख है। वैसे तो यह अभिलेख धातु या किसी पत्थर जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक और राजा अन्य लोगों को अपने आदेश देने के लिए इस तरह उत्कीर्ण करवाए हुए पत्थर पर उनके आदेशों को लिखते थे, ताकि लोग उसे पढ़ सके, उसे देख सके और उनका पालन भी कर सके। कुछ शासक अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा इन अभिलेखों के द्वारा रखते थे। अब जो ये इमेज में अभिलेख दिख रहे हैं आपको, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है। ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त किया है।
जिसे राजा अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। और यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली यूनानी तथा अरामेइक, ये दो भिन्न भाषा और लिपियां है, दो भिन्न भाषा और लिपियों में पाया गया है। कुछ वस्तुएं देखते हैं। अतीत में बनी और प्रयोग की गई वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम पुरातत्वविद कहते हैं। ये जो कुछ वस्तुएं मिलती है हमें उत्खनन में, उसका जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बने इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं। ये देखो, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, सिक्कों तथा आभूषणों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं और उनके जरिए हमें उस जमाने के अतीत के बारे में पता चलता है। इनमें से कुछ वस्तुएं देखते हैं। पत्थर की होती है, पक्की मिट्टी तथा धातुओं की बनी हो सकती है। अभी एक मिट्टी का बना घड़ा देखिए, ये कुछ पत्थर से बनी है। पुरातत्वविद जानवरों, हड्डियों तथा मछलियों की हड्डियों से अतीत में लोग क्या क्या खाते थे वो भी ढूंढते थे। जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों से। ओके। वनस्पतियों के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बचे रहते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे रहते, वैसे तो उसका कोई चांस नहीं रहता बचने का। चलिए आगे देखते। अतीत के अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग मायने थे, अलग अलग मायने। उदाहरण के तौर पर पशुपालकों को, कृषकों यानी कि किसानों के अलग मायने थे। राजाओं, व्यापारियों का जीवन एक अलग अलग ढंग से चलता था। शासकों ने लिखे अभिलेखों से हम उनकी लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, पशुपालक, किसान जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके भी जीवन के बारे में जानने के लिए मदद मिलती है। कुछ टाइमलाइन देखते हैं। टाइमलाइन में पहले बीसी का उपयोग किया जाता था, बिफोर क्राइस्ट, और एडी जिसे कहते हैं एनो डोमिनी। कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कि कॉमन एरा का यूज भी होता है, और बीसी की जगह बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा इसका यूज करते हैं। बीपी का यूज भी करते हैं जिसे बिफोर प्रेजेंट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां देखते हैं। 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर वो बने, और फिर 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी के नगर जैसे मगध का एक बड़ा साम्राज्य बना। चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अन्यत्र में देखते हैं। हम यहाँ पे कुछ टिप्स लेके आए आपके लिए, जिसमें इजिप्ट के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमें पता है, यह अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करते थे इस अभिलेख को। मिस्र, इजिप्ट के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है, रोसेट्टा। वहां पर ऐसा ही एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं में तथा लिपियों में मिले हैं। वो 3 भाषाएं और लिपियां हैं यूनानी तथा मिस्री यानी कि इजिप्शियन लिपि के 2 प्रकार। कुछ विद्वान यूनानियों ने बताया कि यह राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहते थे, कारतूस। ये देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं, कुछ पक्षी भी दिख रहे हैं, कुछ डिजाइन्स है। इसमें से पुरातत्वविद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या अक्षर है। कुछ साइंस में मिले हैं, जैसे स्क्वायर मिला है, चौकोन,
और ये हाफ सर्कल भी मिला है यहाँ पे। इससे कुछ लेटर्स बन सकते हैं। ये खोजबीन जारी है। सो गाइज, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बाय।